नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूँ आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज़ में हम लोग सॉल्व कर रहे थे ध्येय IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर। तो इन मॉडल टेस्ट पेपरों में हम लोगों ने 8 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 9 मॉडल टेस्ट संख्या। देखते हैं क्या है इसमें। आज का पहला प्रश्न है, ग्रेट सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। ओके, एरिज़ोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखना है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो मित्रों, अगर हम बात करें ग्रेट सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। किसमें मित्रों? पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ और दूसरा एरिज़ोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन देखते हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी न एक न दो। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं 2 क्या कह रहा है। वेलिंगटन द्वीप निम्न में से किस राज्य पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत, बी मालदीव, सी श्रीलंका और डी कजाकिस्तान। तो वेलिंगटन आइलैंड किस स्थान पर स्थित है? तो मित्रों वो है आपके भारत में। कहाँ पर है? भारत में। वेलिंगटन द्वीप आप जानते होंगे भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तटीय अपरदन हेतु उत्तरदायी है? ए समुद्री जलधाराएं, बी ज्वार भाटा, सी लहरें या डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से एक सर्वाधिक तटीय अपरदन हेतु उत्तरदायी है। तो यहाँ पे यदि बात करें तो तटीय अपरदन में उत्तरदायी है मित्रों लहरें। तटीय अपरदन के उत्तरदायित्व के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द्वीप समूह बोर्निया पर कौन सा एक देश अवस्थित नहीं है? क्या है मित्रों? अवस्थित नहीं है। जरा देखते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर। तो इनमें से कौन सा देश द्वीप समूह में अवस्थित नहीं है? तो वो मित्रों है सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं 5 क्या कह रहा है। टिकिंग हाइड्रो बम निम्नलिखित में से किसे नाम दिया जाता है? ऑप्शन 1 बृहत हिमालय की कृत्रिम झीलों को, 2 बृहत हिमालय के स्थित बड़े बांध, 3 लघु जल विद्युत केंद्र। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 2 और 3। तो यहाँ पे यदि हम बात करें टिकिंग हाइड्रो बम कहाँ किस के संबंधित कौन सी बातें सही हैं? तो मित्रों ट्रिकिंग हाइड्रो बम बृहत हिमालय की कृत्रिम झीलें हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और ये बृहत हिमालय में स्थित बड़े बांध होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी पहले और दूसरे बिल्कुल सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ट्रिकिंग बम के बारे में बात करें तो कृत्रिम झीलें होती हैं तथा बृहत हिमालय में अवस्थित बड़े बांध हैं को टिक टिक करते संवेदनशील क्षेत्र जिसमें हिमालय के संदर्भ में कहा जाता है। ठीक है, ये मलबा अवरोध के कारण बनती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र जलवायु की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वर्ष भर समान उच्च वर्षा, ऑप्शन बी आर्द्र शीतकाल, ऑप्शन सी सदाबहार ओक वृक्ष, ऑप्शन डी वृक्ष गर्म एवं शुष्क समशीतोष्ण जलवायु। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट
सही है तो वो है मित्रों वर्ष भर समान उच्च वर्षा। ठीक है, वर्ष भर समान उच्च वर्षा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं 7 क्या है। 7 है मक्का व्हाइट वर्ड रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। तो मक्का में व्हाइट वर्ड रोग पूछा जा रहा है किसकी कमी से होता है। ऑप्शन दिए गए हैं कोबाल्ट, आयरन, जस्ता और बोरॉन। तो व्हाइट वर्ड रोग मक्के में जस्ते की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 8 को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमियाँ, मरुस्थल। तो स्थानीय पवनों के लिए उत्तरदायी कारकों की अगर हम बात करें तो ये सभी क्या हैं, स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक हैं मित्रों। तो ऑप्शन देखते हैं 1 और 2 और 3 और सभी। तो ये सभी आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं क्या है 9। नीचे 2 कथन जिनमें एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए बलुई मिट्टी में कोशिका क्रिया न्यूनतम होती है, कारण बलुई मिट्टी में रंध्र बड़ा होता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। तो बलुई मिट्टी से संबंधित ये बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो मित्रों बलुई मिट्टी में कोशिका क्रिया न्यूनतम होती है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका कारण इसमें रंध्र का बड़ा होना होता है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 10। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ए गहरे महासागर, बी प्रवाल सागर, सी रेतीले मरुस्थल, डी हिमटोपियाँ। तो इनमें से कौन करता है मित्रों। तो इनमें से गहरे सागर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक हिमनद निर्मित स्थलाकृति नहीं है। ऑप्शन ए ड्रमलिन, ऑप्शन बी यू आकार की घाटी, ऑप्शन जी एरेट या डी टोम्बोलो। तो हिमनद से निर्मित घाट जो नहीं है मित्रों तो वो है कौन सा, वो है टोम्बोलो। कौन मित्रों, टोम्बोलो। ये क्या है, ये एक लैंड फॉर्म है। क्या है, लैंड फार्म है जो विशिष्ट परिस्थितियों के कारण पूर्व में अलग हुए हुए द्वीपों का हिस्सा है। जबकि ड्रमलिन, एरेट और यू आकार की घाटी ये हिमनद से ही निर्मित होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 और उसको समझते हैं। निम्न देशों के समूह उत्तर दक्षिण क्रम में दिए गए हैं, कूट की सहायता से व्यवस्थित कीजिए। इथोपिया, नाइजीरिया, सूडान और सोमालिया। तो मित्रों आपको बताना है दक्षिण उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो यदि हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण का क्रम तो कौन सा देश सबसे उत्तरी देश होगा, तो वो मित्रों होगा सूडान। कौन सा मित्रों, सूडान। उसके बाद अगर हम बात करें तो इथोपिया, उसके बाद अगर बात करें तो नाइजीरिया और उसके बाद अगर हम बात करें तो सोमालिया। यानी उत्तर से दक्षिण जाने पर हमें मिलेंगे सूडान, इथोपिया, नाइजीरिया और सोमालिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो मित्रों 1 2 3 4 ए ऑप्शन में, ए बी ऑप्शन में, 3 1 2 4 सी ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में कौन सा पोलिनेशियाई द्वीप समूह है। ए ताहिती, डी सोलोमन, सी 3 मार्शल या 4 समोआ।
तो पोलिनेशियाई द्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो पोलिनेशियाई द्वीप मित्रों तोहिते और समाऊ हैं। कौन से हैं? तोहिते और समाऊ। ठीक है। अगर हम बात करें सोलोमन के द्वीप के बारे में तो ये मलेशियाई द्वीप है। कौन सा है? मेलानेशियाई द्वीप, मेलानेशियाई द्वीप। और ऐसे ही हम मार्शल के बारे में बात करें तो मार्शल मित्रों है माइक्रोनेशियाई द्वीप। कौन सा है? माइक्रोनेशियाई द्वीप। तो कौन सा सही होगा? 1 और 4 ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 4। बी में 1 और 4 यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 4 को समझते हैं। क्या कह रहा है 4? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में विचार करें। इनका विकास केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है। 2 भूमध्य रेखा ये नहीं पाए जाते हैं। 3 ये महाद्वीप आंतरिक भाग की अपेक्षा तटीय भागों में अधिक प्रभावित करते हैं। ऑप्शन देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। 1 और 2, 2 और 3, 1 2 और 3, 1 और 4 3। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही होगा तो यहाँ पे मित्रों बात करते हैं ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। इनका विकास केवल गर्म सागरों में होता है, बिल्कुल बात सही है। भूमध्य रेखा पर ये नहीं पाए जाते हैं। ये महाद्वीप आंतरिक भाग की अपेक्षा तटीय भागों में अधिक प्रभावित होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और देखते हैं 15 क्या कह रहा है। 15 हमें मिलाने की बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाइए। सूची 1 में देश हैं और सूची 2 में राज्यों के हिस्से के तौर पे बताया गया है। तो यदि हम बात करें एस्टोनिया तो मित्रों एस्टोनिया बाल्टिक राज्य का हिस्सा। सर्बिया की बात करें बाल्कन राज्य। ठीक है। स्वीडन की बात करें तो इसको डुवानियन और मेंट्रोगो की बात करें तो पूर्वी यूगोस्लाविया से संबंधित हैं। यानी हमारा मैचिंग अगर मिलाएं तो 1 2 3 4। तो देखते हैं कहाँ पर है 1 2 3 4। ए में 4 3 2 1, बी में 1 2 3 4 यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखते हैं क्या 16 पर। 15 हो गया, 16 पर। हाँ, कैप अगुलहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है। यह हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पृथक करते हैं। सत्य कथन चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना 1 ना 2। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें कैप अगुलहास किसके कारण है तो मित्रों कैप अगुलहास के संबंधित ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है। क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक में शहर हैं, दूसरे में प्रमुख उद्योगों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा शहर सही सुमेलित नहीं है। मिलान की अगर हम बात करें तो ये रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए ही जाना जाता है। तुरीन की बात करें तो मोटर कार के लिए जाना जाता है। ब्रैडफोर्ड सूती का वस्त्र के लिए या मुल्तान मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। तो ब्रैडफोर्ड जो है वो मित्रों किसके लिए जाना जाता है? ब्रैडफोर्ड सूती वस्त्र नहीं ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए मित्रों? ऊनी वस्त्र के लिए। ये ब्रिटेन का ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। मिलान की अगर बात करें तो ये इटली में है। तुरीन की बात करें तो ये भी इटली में है, ये ब्रिटेन में है। और मुल्तान हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। नेक्स्ट पाकिस्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर
और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं आयनमंडल से संबंधित हैं? रेडियो तरंगों का विक्षेपण, उत्तरी प्रकाश ध्रुव का दर्शन, दक्षिणी प्रकाश ध्रुव का दर्शन, उपरोक्त सभी। यदि हम बात करते हैं आयनमंडल से संबंधित घटनाओं के बारे में, तो मित्रों आयनमंडल में ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, यानी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर और समझते हैं निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र रस्ट बाउल के संबंध में सत्य है। ए है लौह उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र है, यह गेहूं उत्पादन हेतु प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र है, यह सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, यह चलवासी पशुपालकों के हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो रस्ट बाउल के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों रस्ट बाउल लौह उत्पादन हेतु प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर और देखते हैं क्या है। जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। ऑप्शन ए अल्जीरिया को इटली से, ऑप्शन बी मोरक्को से पुर्तगाल से, ऑप्शन सी ट्यूनीसिया को इटली से, ऑप्शन डी मोरक्को से स्पेन से। तो मित्रों यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और देखते हैं 21 क्या कह रहा है। अक्षांश परिभाषित किया जाता है किसी दिए गए बिंदु के विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की। ए रेखीय दूरी की माप, बी कोणीय दूरी की माप, अर्ध कोणीय दूरी की माप, इस परिधीय दूरी की माप। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अक्षांश परिभाषित करता है मित्रों कोणीय दूरी की माप को, किसको? कोणीय दूरी की माप को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और देखते हैं क्या कह रहा है 22। देशांतर रेखाओं के संदर्भ में कौन सा एक असत्य है? क्या है मित्रों? असत्य है। असत्य बताना है। पहला, ये रेखाएं उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती हैं। सही बात है। ये वृत्ताकार होती हैं, इनकी लंबाई बराबर होती है। सही है। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यदि हम गलत स्टेटमेंट देखें तो मित्रों ये वृत्ताकार नहीं हैं, ये वृत्ताकार नहीं हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। ये अर्धवृत्ताकार हैं। कैसी हैं मित्रों? अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ए पृथ्वी घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, बी 2 ग्रीनविच से पूर्व स्थान के समय ग्रीनविच आगे होता है, ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सत्य है मित्रों, तो ये दोनों स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, यह बात सही है। ठीक है। 15 डिग्री प्रति देशांतर प्रति घंटा या 1 डिग्री देशांतर प्रति 4 मिनट है। ठीक है, 4 मिनट है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? पूर्णतः सत्य हैं। जबकि हमें असत्य ढूंढना था, तो असत्य के लिए ऑप्शन डी सही होगा। ना एक असत्य है, ना ही 2 असत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। यूरोप तथा एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत, यूराल घर नदी या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाला जो है वो है मित्रों यूराल पर्वत और यूराल नदी दोनों, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वह सीमित क्षेत्र जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं कहलाता है ए स्थल मंडल, बी जल मंडल, सी वायुमंडल या डी जैव मंडल। तो वह सीमित क्षेत्र जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल
संपर्क में आते हैं तो वो मित्रों कहलाता है अपना क्या, जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी माउंट एकांगुआ, ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो या ऑप्शन डी माउंट मिचले। तो यहाँ पर फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कौन सा है मित्रों? वो है आपका माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। इसका अगर हम बात करें फ्री स्टैंडिंग माउंटेन का मतलब है यह किसी भी पर्वत का हिस्सा नहीं है। क्या इसका मतलब क्या हुआ? यह किसी भी पर्वत का हिस्सा नहीं है, ये इसका अर्थ हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर और उसे समझते हैं। क्या है 27? महाकाली संधि किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी भारत और भूटान। तो महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य की गई है। किसके मध्य? भारत और नेपाल के मध्य। जिस महाकाली संधि या इसका एक अन्य नाम शारदा नदी भी है। क्या है मित्रों? शारदा नदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, देखते हैं क्या है। ड्रमलिन का निर्माण निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ए जल या नदी, बी हिमानी, सी पवन या डी इनमें से कोई नहीं। तो ड्रमलिन का निर्माण जिसके द्वारा होता है वो है मित्रों हिमानी। क्या है मित्रों? हिमानी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, देखते हैं क्या है 29। मेक अर्थ नदी, आर्थर नदी, सिगार लेक, ईगल पॉइंट आदि प्रसिद्ध यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र किस देश में अवस्थित हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी कजाकिस्तान या डी यूक्रेन में। तो मित्रों मेक आर्थर नदी, सिगार लेक कहाँ पर व्यवस्थित हैं? तो वो व्यवस्थित हैं अपने कनाडा में। कहाँ पर है मित्रों? ये कनाडा में अवस्थित हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, देखते हैं क्या है। तिब्बत के पठार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? ए 4500 मीटर, बी 3500 मीटर, सी 4500 मीटर या डी 5500 मीटर। तो औसत ऊंचाई मित्रों है 4500 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और समझते हैं 31। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी और वर्तमान प्रविधि की स्थिति में ए अधिकतम आर्थिक, सामाजिक और कल्याण प्रदान करती है, बी अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है, सी अधिकतम सकल घरेलू उत्पाद प्रदान करती है, डी अधिकतम विकास प्रदान करती है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, तो मित्रों यहाँ पर क्या होगा? अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। 2 विक्टोरिया जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात से भी ऊंचा है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न 1 न 2। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा कथन सत्य है, तो मित्रों यहाँ पर विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। जबकि विक्टोरिया जलप्रपात कांगो नदी पर अवस्थित है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये कांगो नदी पर नहीं, ये जम्बोजी नदी पर स्थित है। किस पर है मित्रों? जम्बाजी नदी पर। ठीक है, तो यानी हमारा ऑप्शन केवल एक ही सही है, दूसरा गलत है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर और देखते हैं 33 क्या कह रहा है।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 क्या कह रही है? देश है। सूची 2 राजधानी हैं। कोलंबिया, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, बोगोटा, बोलिविया, क्वेटो, इक्वाडोर, लापाज। तो यहाँ पे हमको राजधानियाँ में मिलाना है। तो यहाँ पे मित्रों अगर हम बात करें कोलंबिया की राजधानी कौन सी है? बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। ठीक है, यहीं पर बात करें अर्जेंटीना के बारे में तो अर्जेंटीना मित्रों ब्यूनस आयर्स की राजधानी है। किसकी है? ब्यूनस आयर्स की राजधानी है। बोलिविया की बात करें तो बोलिविया की राजधानी लापाज है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। तो ऑप्शन मिलाएं तो बनेगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी ए में 2 4 1 3, बी में 1 2 3 4, सी में 2 1 4 3, यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 और देखते हैं क्या कह रहा है 34। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण अमेरिका का स्थलबद्ध देश है? ए उरुग्वे, बी पराग्वे, सी ब्राज़ील या डी चिली। तो निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका का स्थलबद्ध देश है उसके बारे में बात करें तो वो देश है मित्रों पराग्वे। कौन सा है? पराग्वे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी कंपोज, ऑप्शन सी लानोज, ऑप्शन डी कैंटबरी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो वो है कैंटबरी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, देखते हैं क्या है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप का लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? ए अफ्रीका, बी आर्कटिक, सी अंटार्कटिक और डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो वो मित्रों है कौन सा? अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरल सागर तजाकिस्तान सीमा बनाता है। ऑप्शन 2 विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया व केन्या की सीमा बनती है। यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों तो यहाँ पे 2 हमारा स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया व केन्या की सीमा तो बनाती है। लेकिन अगर हम बात करें अरल सागर के बारे में तो अरल सागर कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा बनाता है। किसका है मित्रों? उज्बेकिस्तान की सीमा बनाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन ए में केवल 1, बी में केवल 2, यानी जो सत्य है वो हमारा बी है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, देखते हैं क्या है 38। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जनजातियां हैं और संबंधित देश है। तो देखना है कौन सी जनजाति से सत्य सुमेलित नहीं है। देखते हैं एटा फिलीपींस में पाई जाती है, सही है। आइनू चीन में, फिनोया मिस्र में, यूहित साइबेरिया में। तो अगर हम बात करें आइनू जनजाति जो है मित्रों वो चीन की मूल निवासी नहीं है, वो है जापान की। किसकी मित्रों? जापान की मूल निवासी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी बी हमारा सही होगा क्योंकि उसमें नहीं सुमेलित पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और देखते हैं क्या कह रहा है 39। नीचे दिए गए कूट का सही, जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अरुण यूरेनस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से दिशा में, सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। क्यों? यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य का परिक्रमण करता है। ये बात बिल्कुल सही है और कारण भी इसका बिल्कुल सही है, यानी दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 40 और उसको सॉल्व करते हैं।
निम्नलिखित में कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ए ब्लॉक फॉरेस्ट, बी सतपुड़ा, सियारा नेवेदा या उपयुक्त सभी। तो मित्रों यहाँ पर ये सारे पर्वत जो हैं ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर और उसे समझते हैं क्या कह रहा है 41। भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों का मात्रा में कमी आ जाती है। 2 जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप केंद्र एपिसेंटर कहते हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति, एस तरंगें प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर जो सत्य बातें खोजनी हैं, तो बात करते हैं कौन सी बातें सत्य हैं। तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में कमी नहीं अधिकता हो जाती है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। जिस जगह भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप केंद्र या एपिसेंटर नहीं, उसे अधिकेंद्र कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। एपिसेंटर यानी फोकस, एपिसेंटर उसे एपिसेंटर नहीं फोकस कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो यह भी बात गलत हो गई। और पी तरंगें ध्वनि की भांति, एस तरंगें प्रकाश तरंगों की भांति, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यानी तीनों सत्य हैं, ऑप्शन ए में है। यानी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। सौर कलंक चक्र सन स्पॉट साइकिल औसतन कितने वर्षों का होता है? ए 21 वर्ष का, बी 11 वर्ष का, सी 15 वर्ष का या डी 25 वर्ष का। तो सौर कलंक जो मित्रों होता है या सौर ज्वाला वो मित्रों होता है 11 वर्ष का। कितने का मित्रों? 11 वर्ष का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। ए कोरोमेडिक गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर, बी सुंडा गर्त हिंद महासागर, प्यूटोरिको गर्त अटलांटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन अंटार्कटिक महासागर। यदि यहाँ पे हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है मित्रों, तो कार्मेडिक गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है। वो अगर हम बात करें कहाँ पर है, वो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहाँ पर मित्रों? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो कौन सा कथन सत्य होगा? ए हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। पृथ्वी के आयतन के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। एक मेंटल, बी क्रस्ट, सी क्रूड। तो बात करते हैं 1 2 3, बी 3 2 1, सी 1 3 2 या डी 2 3 1। यहाँ पर बात करें क्या सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जो सही होगा वो होगा 2 3 1, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। कास्ट स्थलाकृतियाँ होती हैं। ए भूमजल द्वारा निर्मित, बी पवन द्वारा निर्मित, सी हिमानी द्वारा निर्मित या डी समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित। तो यहाँ पर क्या है मित्रों? समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित की बात करें तो कास्ट स्थलाकृतियाँ भूमजल द्वारा निर्मित होती हैं। किसके द्वारा? भूमजल द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर और देखते हैं वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन हेतु उत्तरदायी पोलर फ्लिडरंग बल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी ज्वारीय बल, सी पृथ्वी के परिक्रमण या डी पृथ्वी के घूर्णन। तो ये बल किससे संबंधित है मित्रों? ये है महाद्वीपीय विस्थापन पृथ्वी के घूर्णन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में कौन एक लघु प्लेट है? प्रशांत महासागरीय प्लेट, नाजका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट या अंटार्कटिक प्लेट। तो कौन सी प्लेट छोटी प्लेट के रूप में जानी जाती है मित्रों? तो वो नाजका प्लेट छोटी प्लेट के रूप में, लघु प्लेट के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन
48 पर देखते हैं क्या कह रहा है 48। भूकंप के अधिकेंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह वह स्थान है जहां भूकंपीय ऊर्जा निकलती है, यहीं से सबसे पहले भूकंपीय तरंगें महसूस की जाती हैं। तो भूकंपीय केंद्र से संबंधित जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, क्या है? बिल्कुल सत्य है। और जबकि पहला स्टेटमेंट गलत है। भूकंपीय ऊर्जा फोकस से निकलती है, जिसे हम भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। यानी स्टेटमेंट 2 सही है। ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2, डी में न 1 न 2। तो यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पृथ्वी की परपटी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी यूरेनियम या डी लोहा। तो यहाँ पे यदि हम भूपरपटी की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व के बारे में बात करें तो वो कौन सा होगा मित्रों? ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। देखते हैं निम्नलिखित महाद्वीप में कौन सा एक क्षेत्रफल के अनुसार अंतिम स्थान पर है? ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका या डी अफ्रीका। तो निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा एक क्षेत्रफल के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा अंतिम स्थान पर है मित्रों, तो वो है आपका यूरोप। सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक जाना जाता है यूरोप। ठीक है मित्रों, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 51 और उसको का पालते हैं भूसन्नतियों को पर्वत का पालना किसने कहा था? भूसन्नतियों को क्रेडल ऑफ माउंटेन्स किसने कहा था मित्रों? तो ये मित्रों कहा था ए डेवस ने, बी हैरी हैस ने या डी पेंक ने या डी कोबर ने। तो ये कहा था मित्रों कोबर द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? कोबर द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 और उसको समझते हैं क्या कह रहा है 52। एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत है। ए गलत परंतु आर सही है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो मित्रों समताप मंडल में परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श हैं। ये बात पूर्णतः सत्य है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। यानी दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं, एक्सप्लेन करती हैं। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर 52 का ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के पास और देखते हैं क्या कह रहा है 53। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? ए जलवायु, बी नगरीकरण, सी औद्योगिकरण या डी उपरोक्त सभी। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो कारक है मित्रों वो है कौन सा? तो वो है आपका उपरोक्त सभी कारण जनसंख्या को बढ़ाने का काम वितरण में प्रभावित करते हैं। यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा रैंप घाटी का उदाहरण है? असोम की ब्रह्मपुत्र घाटी, एशिया की मृत सागर, लाल सागर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन प्रमुख है तो वो है असोम की ब्रह्मपुत्र घाटी, रैंप घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सूर्य के बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कहलाता है प्रकाश मंडल, कोरोना, स्वर ज्वाला या सौर कलंक। तो सूर्य का वह भाग जो केवल हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखता है उसको कोरोना बोला जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है? निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी बुध, सी शुक्र या डी शनि। तो प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है वो ग्रह है मित्रों आपका वीनस यानी सूर्य।
शुक्र है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 और देखते हैं क्या कह रहा है 57। सूची 1 में प्रसिद्ध नाम है और सूची 2 में राज्य हैं, तो इनको मिलाना है हम लोगों को। देखते हैं कौन सा राज्य मिलेगा, उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है मित्रों। ऑप्शन ए, यूरोप की तेल की राजधानी कौन सी है? अगर हम यहाँ पर देखें यूरोप की तेल की राजधानी कौन है, तो यूरोप के तेल की राजधानी एबरडीन है। ठीक है। ब्लूग्राम स्टेट की बात करें तो केंटुकी है। मोतियों का द्वीप के बारे में बात करें तो बहरीन है। नहरों के शहर के बारे में बात करें तो वेनिस है। यानी हमारा मैचिंग बना है 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर देखें ये में 1 3 2 4, 4 3 2 1, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर और उसे समझते हैं क्या कह रहा है 58। सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्र ग्रहण पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। बी, सर्वाधिक दूर होता है जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा बन जाएं, लगातार 4 पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण हो। तो यहाँ पर बात करें सुपर मून के बारे में मित्रों, तो सुपर मून सर्वाधिक निकट होने वाले सुपर मून क्या होता है? सुपर मून चंद्रमा की वह स्थिति है जब वो पृथ्वी पर सर्वाधिक समीप होता है, यानी ए ऑप्शन सही है। अगर हम 2 माह में पड़ने वाले पूर्णिमा की बात करें तो इसे ब्लू मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनविच रेखा विषुवत रेखा आपस में मिलती है? ए, गिनी खाड़ी, भूमध्य सागर, अरल सागर या लाल सागर। तो वह स्थित जगह कहाँ पर है जहाँ पर ग्रीनविच रेखा और विषुवत रेखा आपस में मिलती है? वो है गिनी की खाड़ी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों से सही खोजकर्ता कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और भौगोलिक खोजें हैं और खोज करता है, तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ग्रहों की खोज में केपलर के नियम दिए गए हैं। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। केप ऑफ गुड होप कोलंबस के द्वारा नहीं खोजा गया था। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पिपरी द्वारा की गई थी। तो केप ऑफ गुड होप के बारे में बात करें तो इसकी खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वास्को डी गामा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर और देखते हैं क्या है 61। पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू, रेत आदि जमाव का निर्माण होता है। तो पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू तथा रेत आदि का जमाव निर्माण होता है किससे? ए, हिमानी मैदान का, बी, कास्ट मैदान का, सी, लोवस मैदान का या डी, समप्राय मैदान का। तो किसका निर्माण होता है मित्रों? लोयस मैदान का होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। यूरोप महाद्वीप में स्थित किस देश की जलवायु भूमि की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है? ए, जर्मनी, बी, फ्रांस, सी, पोलैंड या डी, स्पेन। तो किस देश की जलवायु एवं भूमि की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है? तो वो है मित्रों फ्रांस की जलवायु। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन भूमध्य रेखा में अवस्थित नहीं है? ए, कांगो गणराज्य, बी, युगांडा, सी, सोमालिया या डी, इथोपिया। तो कौन से को कहा जाता है मित्रों? तो वो है आपका इथोपिया। क्या है? भूमध्य रेखा पर अवस्थित नहीं है। बाकी ये तीनों भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं। भूमध्य रेखा पर यदि हम देशों की संख्या की बात करें तो ये 13 देश यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? ए, कानरी, बी, बेंगुएला, सी, फ्लोरिडा और डी, फॉकलैंड। तो गर्म जलधारा मित्रों है फ्लोरिडा की जलधारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65।
प्रवास का गुरुत्व मॉडल, ग्रेविटी मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ए ग्रिफ्थ टेलर, बी रॉयली, सी रेवेंस्टीन या डी माइकल टोडारो। तो प्रवास का यह मॉडल प्रस्तुत किया था मित्रों रॉयली के द्वारा। किसके द्वारा? रॉयली के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर, देखते हैं क्या है 66। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए प्राचीन पवने तेज, ए ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, बी ब्योरा इटली, मिस्ट्रल रूस, लेवांटर स्पेन। तो बताना है पवनों के नाम कौन से सही सुमेलित नहीं है मित्रों। तो मिस्ट्रल जो है एक ठंडी ध्रुवीय पवन है जो रूस में नहीं, वो फ्रांस एवं स्पेन में चलती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर और देखते हैं क्या है 67। सूची 1 में उपनाम है और सी में उस सूची 2 में स्थान है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मोतियों के द्वीप, एंटिलीजीन का मोती, एम्पायर सिटी और नदियों का देश के बारे में बात की गई है। तो मोतियों का देश मित्रों बहरीन है। ठीक है, कौन सा है? बहरीन है। ठीक है, और एंटिलीज का मोती क्यूबा है। एम्पायर द सिटी न्यूयॉर्क है। नदियों का देश बांग्लादेश है। नदियों का देश कौन सा है मित्रों? बांग्लादेश। तो यहाँ पे क्या विकल्प बन रहे हैं? 4 3 1 4 2 3 1 4 2 इन 2 3 4 बी 4 3 2 1 3 1 4 2, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 और उसे समझते हैं क्या कह रहा है 68। निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रम का निर्धारण योगदान नहीं देता है? ऑप्शन ए हिमाच्छादित सतह, बी दीर्घ ठंडी रात, सी शांत वायु या डी मेघाच्छादित आकाश। तो निम्नलिखित में से ताप व्युत्क्रम का योगदान नहीं देता है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो वो होगा दीर्घ ठंडी रात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर और आगे देखें अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का एक चक्कर लगाती है? 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड या 50 किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर यदि हम पृथ्वी के वेग के बारे में बात करें तो पृथ्वी लगाती है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और देखते हैं क्या है 70 और उसको सॉल्व करते हैं। नीचे कथन है ए अभिकथन और आर उसकी व्याख्या। भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर सामान्य रूप से लवणता की मात्रा में कमी आती है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें अभिकथन कौन सा सही है या किसके बारे में ये बातें पूर्णतः सत्य हैं, तो मित्रों यहाँ पे हम बात करें भूमध्य रेखा पर लवणता के संबंध में जो ये बातें कही गई हैं, तो पहली बात तो सही है मित्रों, लेकिन दूसरी बात जो उच्चतम लवणता कहा गया है ये गलत है। भूमध्य रेखा पर लवणता निम्न स्थिति में है, निम्नतम है। तो यानी आपका आर गलत है, ए सही। दोनों सही नहीं हैं, दोनों सही नहीं हैं, ए सही आर गलत, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर और देखते हैं क्या कह रहा है ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल के निचले भाग में, क्षोभ मंडल के निचले भाग में, समताप मंडल के उच्च भाग में, आयन मंडल के मध्य भाग में। तो ओजोन परत के बारे में बात करें तो ये समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है, जो हमारी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। तो अगर हम बात करें इसके ऊंचाई की तो ये 15 से 35 किलोमीटर
की ऊंचाई पर स्थित है। कितने पर? 15 से 35 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण है? ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी मध्य मंडल या डी क्षोभ मंडल। तो कौन सी वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है मित्रों आपकी ए समताप, बी आयन, डी मध्य और टी क्षोभ मंडल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर और देखते हैं क्या है 73। निम्न स्थानीय पवनों में कौन सी अन्य तीन से भिन्न है? पुनास, फ्रॉन, खमसिन या सोलेनो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी भिन्न है मित्रों, तो इनमें से सारी गर्म है, केवल पुनास जो है वो ठंडी धारा है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर और देखते हैं 74 क्या कह रहा है। 74 मैचिंग करना है, एक स्थानीय पवन है और दूसरी मध्य अमेरिकी देश हैं। तो मित्रों इसमें हमें मैचिंग करना है। कौन सा? कारा बुरान, ये मध्य एशिया में चलती है। टेम्पोरल के बारे में बात करें मध्य अमेरिका में है। सिस्टन के बारे में बात करें पूर्वी ईरान में है। सिमुम के बारे में बात करें ये रेगिस्तान में है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये बनता है 3 1 2 4, 3 1 2 4, 2 3 1 4, 2 1 4 3, 3 1 2 4, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 75। क्या कह रहा है 75 मित्रों, और उसको सॉल्व करते हैं। तापीय विक्रमण की स्थिति में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री की कमी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या? प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। तीसरा, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। चौथा, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। तो तापीय उत्क्रमण की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो तापमान ऊंचाई गिरने बढ़ने के साथ घटता है, यानी डी ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में कौन सा नदी वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है? ए रियो ग्रांडे, बी बोल्गा, सी नाइजर या डी कांगो जायरे। तो वल्दाई की पहाड़ी से निकलने वाली नदी के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों वो है बोल्गा नदी। कौन सी है? बोल्गा नदी पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर और देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित मित्रों ये चारों ही ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित हैं। तो यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 और देखते हैं क्या है। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? समताप, आयन, क्षोभ या बहिर्मंडल। तो संचार उपग्रह किस में स्थापित किए जाते हैं मित्रों? तो संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन हेतु, बी भविष्य जनसंख्या के पूर्वानुमान हेतु, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग होता है मित्रों ए और बी दोनों के लिए होता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 और उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास हेतु प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ए बेरोजगारी, बी प्रतिकृत आपदा, सी महामारी या डी चिकित्सीय शैक्षणिक सुविधा। तो प्रतिकर्ष कारक डी नहीं है क्योंकि ये जनसंख्या को बढ़ाने का कार्य करता है, घटाने का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं क्या कह रहा है 81। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है? ऑप्शन ए नगरीकरण, ऑप्शन बी भू आकृति, ऑप्शन सी जलवायु, ऑप्शन डी मृदा। तो नंबर 81 देखते हैं
तो यहाँ पे 81 क्या है हमारा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ए नगरीकरण, बी भू आकृति, सी जलवायु या डी मृदा। तो मित्रों वो है आपका नगरीकरण, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर और देखते हैं क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन ए 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर से पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूरब में, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूरब में, या 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में। तो मित्रों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की ज़्यादातर जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में निवास करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत एवं शुष्क पवन है। ए फ्रॉन, बी चिनूक, सी सराको या डी मिस्ट्रल। तो शीत पवन कौन सी है मित्रों, मिस्ट्रल। शीत पवन ठंडी पवन के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ए पर्वत, बी सर्वोच्च बिंदु, ए कैंडीज, बी एकांगुआ, सी रॉकी और माउंट एल्बर्ट, या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंट कोसिस्को। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित होगा, तो यहाँ पर मित्रों ये तीनों क्या हैं, सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन 1 और 3, 1 2 3 यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 85। निम्नलिखित में से कौन सा एक राइन नदी के संबंध में सत्य नहीं है। ए यह यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग परिवहन मार्ग है, सही है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये बात ही गलत है। राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। यूरोप की सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम इसी नदी पर स्थित है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर सबसे लंबी नदी राइन नहीं आपकी डैन्यूब है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर और देखते हैं 86 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सापेक्षिक आर्द्रता का सही परिभाषा। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प का भार, वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, किसी भी तापमान पर वायु की उपस्थिति जलवायु तथा उसी तापमान में उसी वायु के जलवाष्प के धारण करने की क्षमता के अनुपात को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या है 87? निम्नलिखित में से कौन महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। ए पृथ्वी का परिभ्रमण, 2 पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, 3 बाष्पीकरण एवं वर्षा। कूट में सही उत्तर का चयन करो, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे मित्रों तीनों बातें क्या हैं, पूर्णतः सत्य, यानी डी ऑप्शन हमारा पूर्ण सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 और उसे समझते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान एक सा रहता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत परंतु आर सही। तो यहाँ पे यदि हम भूमध्य रेखा में वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है इस बात पर देखें तो कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों भूमध्य रेखा वर्ष भर तापमान एक सा रहता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख खनन क्षेत्र अवस्थिति, बरोघान पहाड़ी कुवैत में है, ये सही है। मोकेबो झील
वेनेजुएला में है, वेस्टफोलियो जर्मनी में है, डैन स्टेन बेसिन कनाडा में है। तो मित्रों डैन स्टेन बेसिन कनाडा में नहीं है, बल्कि यह आपका कहाँ पर है, यूक्रेन में है। कहाँ पर है मित्रों, यूक्रेन में है, यानी डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 90 पर, देखते हैं विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है, किसे जोड़ता है जरा इसे देखें। व्लादिवोस्टोक को सेंट पीटर्सबर्ग से, चेल्याबिंग को विकम्बूर से, कोलंबिया को सेंट पीटर्सबर्ग की, या सेंट जॉन को सेंट पीटर्सबर्ग से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो व्लादिवोस्टोक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर और देखते हैं क्या है 91। निम्नलिखित परिस्थितियों का वर्गीकरण कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, टुंड्रा। इन पारिस्थितिकीय तंत्र के विकिरणों को एल्बिडो मूल्य का घटता क्रम बताइए। तो एल्बिडो मूल्य का घटता क्रम के बारे में पूछा गया है। तो एल्बिडो क्या होती है, तो किसी सतह के परावर्तन करने की क्षमता को एल्बिडो कहा जाता है मित्रों। ठीक है, तो देखते हैं कौन ज़्यादा परिवर्तित करेगा। जो बर्फ़ सफ़ेद ज़्यादा होगी वो ज़्यादा परिवर्तित करेगी। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कौन ज़्यादा कर रहा हो। तो सबसे ज़्यादा बर्फीला इलाका टेंड्रा करेगा, उसके बाद टैगा करेगा, उसके बाद जो है वो आपका करेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, और सबसे कम उष्णकटिबंधीय सदापर्णी। तो 1 4 3 2 4 1 3 2 ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं क्या कह रहा है 92। निम्न पर विचार करें। एल्युमिनियम, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, आर्सेनिक उपरोक्त में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है, यानी निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण प्रदूषक के तौर पे पूछा गया है। तो मित्रों एल्युमिनियम और आर्सेनिक जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस एक कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है। कॉफ़ी, चाय, गन्ना, चुकंदर। तो किसकी कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है मित्रों, तो वो कृषि है मित्रों चुकंदर की। किसकी है, चुकंदर की कृषि को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन एक नहर पश्चिमी जर्मनी उत्तरी सागर बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ए सू नहर, बी कील नहर, सी कोल्गा नहर, या डी वेलेंड नहर। तो यहाँ पे यदि हम बात करें किस नहर को जोड़ती है, तो वो मित्रों है कील नहर को जोड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 95। जनजातियां हैं, निवास स्थान है बद्दू, नफूद मरुस्थल, बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल, मसाई, मलाया प्रायद्वीप, बोरा, उत्तरी अरब। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है, तो मित्रों यहाँ पर बोरा छोड़ के सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, बोरा जो है वो उत्तरी अरब में नहीं मिलती, बल्कि ये पश्चिमी अमेजन बेसिन, ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका वाले देशों, अमेरिकी देशों जैसे ब्राज़ील, पेरू आदि में मिलती है। यानी बद्दू, कालाहारी और मसाई बिल्कुल सही है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर और देखते हैं 96 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एरिडेसोल मृदा के संबंध में सत्य है। कौन सा मित्रों, एरिडेसोल। यह रेगिस्तान प्रदेशों में लवणीय और क्षारीय मिट्टी है। सतह के निकट मिट्टी में सोडियम की परत मिलती है। इस मिट्टी में ह्यूमस एवं जल का अभाव रहता है। सभी कथन सत्य हैं। तो मित्रों एरिडोसोल के लिए ये सारे कथन पूर्णतः सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। ओशनिया की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य कथन है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। तो मित्रों इसके लिए जो कथन सत्य है वो है आपका एक और दो दोनों।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में कौन एक अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक माने जाते हैं? रॉबर्ट माल्थस, कार्ल मार्क्स, एडविन केनिन या नोटेस्टीन। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक के तौर पे जो माने जाते हैं वो हैं मित्रों एडविन केनिन। क्या है? एडविन केनिन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर, देखते हैं क्या है। पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट का विलंब का कारण क्या है? तो क्या है कारण, जरा उसे समझते हैं। तो मित्रों कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन कारण है, पृथ्वी का परिक्रमण कारण है, चंद्रमा का घूर्णन कारण है या चंद्रमा का परिक्रमण है? तो मित्रों कारण पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण है। क्या है? पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण, यानी 1 और 4। ऑप्शन में ए में 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 3 और 4 और डी में 1 और 4, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर, देखते हैं जरा। इजराइल की सीमा स्पर्श करती है लेबनान, सीरिया, टर्की और जॉर्डन। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, इराक और मिस्र। लेबनान, टर्की, जॉर्डन और मिस्र। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किस किस से इजराइल की सीमा साझा होती है, तो वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के। किसके? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 और उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। 101 को चेरनोजम मृदा के संबंध में असत्य कथन बताइए। पहला, यह सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मृदा है, इसमें उर्वरक और सिंचाई अधिक आवश्यकता होती है, यह मिट्टी छोटी घास और स्टेपी मैदानों में पाई जाती है, इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। तो यहाँ पे यदि बात करें चेरनोजम जो होती है मिट्टी, वो उर्वरक और सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट चलते, असत्य है, ठीक, क्योंकि इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर, देखते हैं क्या है 102। जीवीय अनुक्रमण का सही क्रम कूट सहायता से व्यवस्थित करिए। प्रतिक्रिया, आस्थापन, प्रवास, विविस्त्रीकरण और स्थिरीकरण। तो यहाँ पे यदि बात करें सही व्यवस्थित, तो बच्चों सबसे पहले तो विविस्त्रीकरण होगा, फिर स्थिरीकरण आएगा, फिर आस्थापन आएगा, फिर आपका प्रतिक्रिया आएगी और उसके बाद स्थिरीकरण आएगा, यानी 4 3 2 1 5। ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 3 2 5 4, 5 3 2 1 4, 4 3 2 1 5, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। पैलेजिक पदार्थ निक्षेपण महासागर किस भाग में है? तटवर्ती, गहरे, छिछले और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अगर हम बात करें मित्रों, तो ये हैं आपके गहरे सागर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। भारत में मन्नार की खाड़ी पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति के उदाहरण। ए, अवरोधक प्रवाल भित्ति, बी, तटीय प्रवाल भित्ति, सी, एटॉल प्रवाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है, तो मित्रों ये है तटीय प्रवाल भित्ति, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 और इसको देखते हैं 105 को। क्या है 105? बृहद ज्वार पूर्वमासी तथा अमावस्या को आता है। अर्ध दैनिक ज्वार 12 घंटे के अंतराल पर आता है। एक समय पृथ्वी पर 2 ज्वार आते हैं। कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। 1 2 3, 2 3, केवल 2 और 1 और 3। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर मित्रों पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा कथन क्या है? असत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। अर्ध दैनिक ज्वार में 12 घंटे के अंतराल पर नहीं, अर्ध दैनिक ज्वार जो होते हैं वो मित्रों 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। अभिकथन मैदानी अथवा मरुस्थलीय सामान्य ग्रामीण वस्तुओं का आयताकार प्रतिरूप हो आता है। यह प्रतिरूप मरुस्थलीय क्षेत्रों में धूल भरी आंधियों तथा मैदानी भागों में डाकू लिटोरों से सुरक्षा प्रदान करता है।
नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। तो यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं तो मित्रों यहाँ पर जो बात होगी उसके संबंध में जो ऑप्शन सही होगा वो आपके दोनों ऑप्शन सत्य हैं, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 और उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है। निम्न युग्मों को चयन करना है। मानसूनी पवन, प्रमुख वृक्ष। तो जरा देखते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो जरा देखते हैं। मानसूनी वन सागौन और साल, भूमध्य सागरीय वन ओक और जैतून, सदाबहार वन हेमलूक और स्प्रूस, और शीतोष्ण देवदार और चीड़। तो मित्रों यहाँ पर जो सही युग्म है वो केवल 3 ही सही युग्म है, क्योंकि मानसूनी वन जो हैं वो मित्रों पाए जाते हैं। मानसूनी वन में जो विस्तार की बात की जाती है वो आपके देवदार और चीड़ के होते हैं। सागौन और कोणधारी, सागौन और साल शीतोष्ण कोणधारी वनों में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 और उसको देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना में हुआ, ऑर्डिवोसियन काल में, कार्बोनीफेरस काल में। तो किसमें हुआ मित्रों? कार्बोनीफेरस काल में। नेक्स्ट 109, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है? समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण या उत्पादन की मात्रा। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये है उत्पादन की मात्रा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 और उसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है 110? निम्न कृषि प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? ए मिश्रित कृषि, नहीं। आदिकालीन निर्वहन कृषि, रोपण कृषि या विस्तृत जीवत निर्वहन कृषि। तो कर्तन दहन कृषि जो है मित्रों वो है आपकी कौन सी? वो है आपकी आदिकाल निर्वाह कृषि, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? स्टेपी क्षेत्र, प्रेरी क्षेत्र, वर्ल्डास क्षेत्र या कांगो बेसिन। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, वो है कांगो बेसिन में। कहाँ पे? कांगो बेसिन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112, बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन किया जाता है? ए जल का, बी दूध का, सी प्राकृतिक गैस का या डी पेट्रोलियम का। तो बिग इंच पाइपलाइन में किसका परिवहन किया जाता है मित्रों? तो वो है पेट्रोलियम का मित्रों। किसका? पेट्रोलियम का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 और देखते हैं क्या है 113 अभिकथन और स्टेटमेंट है। क्या है? कुटीर उद्योगों को पूंजी एवं परिवहन अधिक प्रभावित नहीं करता है। बात सही है। इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को व्यापारिक महत्व कम है, ये भी बात सही है। यानी नीचे दिए कूट का सही उत्तर करना है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114, जकारू है भेड़ और एक प्रकार के पक्षी जो उड़ नहीं सकता, एक प्रकार की घास, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में कार्य करने वाले लोग। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो वो है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में कार्य करने वाले लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ और तत्व। देखते हैं कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और कौन सा तत्व है। तो मित्रों बात करते हैं माणिक्य के बारे में। तो माणिक्य जो है वो आपका क्या है? माणिक्य आपका कार्बन है एक प्रकार का। संगमरमर के बारे में बात करें तो कैल्शियम होता है। हीरा के बारे में बात करें तो मित्रों, रुकना, क्या हुआ है? गलत हो गया मित्रों, थोड़ा इसको मैचिंग देखते हैं। माणिक्य के बारे में बात करें तो एल्युमिनियम, संगमरमर के बारे में बात करें तो कैल्शियम, हीरे के बारे में बात करें तो ये है कार्बन,
और बालू के बारे में बात करें तो ये है सिलिकॉन। यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन 1 2 3 4 2 3 2 4 1 2 3 4 1 3 1 4 2 यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 और उसे समझते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर्वत देश, माउंट रेनियर यूएसए, एटना कोलंबिया, टाल फिलीपींस, पैराकुटन या दिल्ली। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर मित्रों आपका एटना जो है वो कोलंबिया में नहीं इटली में है, यानी बी ऑप्शन गलत है। एटना ज्वालामुखी की अगर बात करें तो मित्रों ये है मैक्सिको में। कहाँ पर मित्रों? मैक्सिको में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 और ये कूट से मिलाने हैं। देखते हैं कूट में क्या है। सूची ए किलिमंजारो पर्वत, बोलिवियन पठार, डॉवर क्लिक, हडसन मोहक नदी घाटी। तो ज़रा इसमें मिलाएं कौन सा सही है। तो किलिमंजारो एक पर्वत है, ये बात सही है, ठीक है। बोलिविया पठार है, डॉवर क्लिक है और हडसन नदी घाटी है, यानी 1 2 3 4। तो ऑप्शन 4 3 2 1 1 2 3 4 यानी बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित झीलों में कौन सा एक कनाडा में स्थित नहीं है। ए रेडियर झील, अक्थावास्का झील, उर्मिया झील या ग्रेट स्लैब झील। तो निम्नलिखित में से कौन सी कनाडा में स्थित नहीं है मित्रों? तो उर्मिया झील कनाडा में स्थित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे और देखते हैं 119 क्या कह रहा है। निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। ए फॉकलैंड, बहमास, कैप वर्ड या एजोर्स। बी एजोर्स, बहमास, कैप वर्ड या फॉकलैंड। सी बहमास, कैप वर्ड, फॉकलैंड, एजोर्स। डी कैप वर्ड, फॉकलैंड, बहमास या एजोर्स। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो ये आपका बी है, एजोर्स, बहामास, कैप वर्ड या फॉकलैंड। नेक्स्ट चलते हैं 120 और देखते हैं 120 क्या कह रहा है। केंद्र हैं और उद्योग हैं। देखते हैं संघाई किसके लिए जाना जाता है मित्रों? तो संघाई मित्रों जाना जाता है आपका वस्त्र एवं मशीनरी के लिए। मिलान के बारे में यदि हम बात करें, मिलान वस्त्र, रेशम, वस्त्र उद्योग के बारे में जाना जाता है। किसके बारे में? वस्त्र उद्योग। नगोया के बारे में बात करें तो नगोया मित्रों जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। हवाना सिगार उद्योग के लिए। तो क्या हुआ? 3 4 1 2, 3 4 1 2, 2 1 4 3, 3 4 1 2 यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर और देखते हैं क्या है 121। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। घने वन, वृक्षों में बहुलता, कठोर लकड़ी, अत्यधिक व्यावसायिक महत्व। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो विशेषताओं में अत्यधिक व्यावसायिक महत्व विशेषता नहीं है। 122 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है और उसका सही उत्तर बताना है। सूची 1 में नदी है और बी में नहर है, तो बताना है कौन सा शहर है। जैसे अगर हम बाल्टावा की बात करें तो प्राग बाल्टावा नदी के पास स्थित है। मैंजेनेरस की बात करें तो मैड्रिड शहर स्थित है। टंगस की बात करें तो लिस्बन स्थित है। डैन्यूब की बेलग्रेड। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4 यानी ए ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। निम्नलिखित गर्तों में से कौन सा एक अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए पोर्टोरिको गर्त, एलुसियन गर्त, रोमांचे गर्त या सैंडविच गर्त। तो कौन सा गर्त आपका अटलांटिक महासागर में नहीं है? तो वो है आपका एलोसियन गर्त। एलोसियन गर्त जो है मित्रों वो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर और देखते हैं 124।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सागर है तथा साथ लगा हुआ देश है। काला सागर टर्की, कैस्पियन सागर अजरबैजान, लाल सागर सीरिया। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है मित्रों। तो कौन सा सही सुमेलित है, उपरोक्त में से कौन सा सही? तो मित्रों काला सागर और कैस्पियन सागर बिल्कुल सही सुमेलित है। जबकि लाल सागर के बारे में यदि हम बात करें तो लाल सागर सीरिया जो है वो लाल सागर से नहीं भूमध्य सागर के पास स्थित है। यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 5 देखते हैं। क्या है 1 to 5? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनकी सहायता बताएं। तकलामकान रेगिस्तान पश्चिमी चीन में स्थित है। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दस्ते लूट रेगिस्तान ईरान में स्थित है। तो बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। तो मित्रों ये इनमें से अगर हम बात करें तो ये तीनों ही कथन क्या हैं, हमारे सत्य हैं। क्या हैं? तीनों ही कथन हमारे क्या हैं, सत्य। यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा मैत्री दूत नियुक्त किया गया है? ए अंजुम चोपड़ा, वाईचुंग भूटिया, नीरज चोपड़ा या साइना नेहवाल। तो स्विट्जरलैंड द्वारा पर्यटन मित्र घोषित किया गया है मित्रों नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 7। विश्व कबड्डी महासंघ WKF तत्वाधान में कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजित किए जाने का निर्णय नवंबर 2022 में लिया गया। ए भुवनेश्वर, बी ढाका, सी ईरान तेहरान या डी पश्चिमी मिडलैंड्स। तो 2022 में कबड्डी कहाँ पर आयोजित हुई थी बच्चों? ब्रिटेन में पश्चिमी मिडलैंड्स में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पर और देखते हैं 1 to 8 क्या कह रहा है। नवंबर 2022 में पहली बार भारत एवं आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों ने बैठक में आयोजन सीए मरीप में किया गया। सीए मरीप स्थित है। ए इंडोनेशिया, बी थाईलैंड, सी कंबोडिया और डी लाओस। तो ये कहाँ पर स्थित है मित्रों? कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 9 देखते हैं क्या है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 के संबंध में कथनों पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इस वर्ष व्यावसायिक दूरदृष्टि की श्रेणी में भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा वर्मन को यह पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। यानी ऑप्शन ए में 1 है, बी में 2 हैं, सी में दोनों हैं। यानी डी और सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं क्या कह रहा है 130। नवंबर 2022 में देश के प्रतिस्थापित करके भारत विश्व स्टील उत्पादन में स्थान पर पहुंच गया है। नवंबर किस देश को प्रतिस्थापित करके? तो यहाँ पे बताना है किस देश को हटाकर पहुंचा है। ए रूस, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया या डी जापान। तो किसके हटाकर पहुंचे हैं मित्रों? जापान को हटाकर पहुंचे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 131। नवंबर 2022 में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। इस सम्मेलन का आयोजन बाली, इंडोनेशिया में किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु रिकवर स्ट्रोंगर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इनमें से कौन से कथन असत्य हैं? तो मित्रों इनमें से यदि हम असत्य कथन ढूंढेंगे तो आपका असत्य आपका तीसरा है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा क्योंकि इसकी नरेंद्र मोदी द्वारा ही पार्टिसिपेट किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 और देखते हैं क्या है 132। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से तो 132 देखते हैं। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में किस देश ने वर्ष 2028 तक परमाणु ऊर्जा संचालित अपना पहला चंद्रमा बेस बनाने की घोषणा की गई है? ए रूस द्वारा, बी USA द्वारा, सी भारत द्वारा या डी चीन द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया है मित्रों? ये चीन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर और देखते हैं क्या है 133।
नवंबर 2022 में 7वें वैश्विक प्रौद्योगिक सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। कहाँ पे? पुणे में, बंगलौर में, अमरावती में या नई दिल्ली में? तो ये सम्मेलन हुआ मित्रों अमरावती, नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। समन्वय 2022 निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत हदर अभ्यास है? ए भारतीय थल सेना, बी भारतीय नौसेना, सी भारतीय वायुसेना या डी भारतीय थल, वायु और नौसेना द्वारा संयुक्त अभ्यास के? तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। देखते हैं नवंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 आयोजित हुआ। भारत एवं ऑप्शन देखते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस के मध्य, दक्षिण कोरिया, ईरान के मध्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये हुआ था भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैध घोषित किया गया। यह अधिनियम संबंधित है ट्रांसजेंडरों के अधिकारों से, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग से, उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण से, पोटा कानून के संशोधन से। तो 136 जो संबंधित है मित्रों वो है आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण अयोध्या में किया गया। यह मूर्ति समर्पित है स्वामी विवेकानंद, रामानुज और स्वामी रामानंद या आचार्य वाल्मीकि को। तो मित्रों यह मूर्ति समर्पित है स्टैचू ऑफ डिग्निटी स्वामी रामानुजाचार्य को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर और देखते हैं 138 क्या कह रहा है। दिसंबर 2022 में अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक महिलाओं में महसा अमीनी को प्रथम बार मरणोपरांत सूची में शामिल करके सम्मानित किया गया। वह किस देश की नागरिक थीं? तो ऑप्शन ए लग्जमबर्ग की, ऑप्शन बी बांग्लादेश की, ऑप्शन सी चीन की, ऑप्शन डी ईरान की। तो वो किसकी थी मित्रों? ईरान की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठा पत्रकार टाइम द्वारा निम्नलिखित में किस एक वर्ष को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को, व्लादिमीर पुतिन को, पोप फ्रांसिस को या मिशेल वेसेल्ट को? तो ये किया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की को। नेक्स्ट यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं 140 पर और देखते हैं 140 क्या कह रहा है। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रभाव प्राप्त करने वाले देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ये विश्व बैंक, बी IMF, सी ILO या डी एशियाई विकास बैंक? तो किसको प्राप्त हुआ मित्रों? ये हुआ है विश्व बैंक को। नेक्स्ट चलते हैं 141। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए नई चेतना अभियान का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को उन्मूलन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों को साक्षर बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों युवाओं को स्वावलंबी बनाना, शहरी क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों के संबंध में जागरूक करना। तो यहाँ पर मित्रों किया गया है ए महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि में सम्मानित होंगे? अब्देल फतेह उल सीसी, जस्टिन ट्रूडो, महातिर मोहम्मद, हल्मा याकूब। तो कौन होंगे मित्रों? होंगे अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है अब्देल फतेह अल सीसी? तो ये हैं मिस्र के राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर और देखते हैं क्या है 143।
नवंबर 2022 में कतर में आयोजित फीफा विश्व कप संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। यह पहला फुटबॉल विश्व कप है जिसका आयोजन अरब जगत में हुआ। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, या डी न 1 न 2। तो मित्रों ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। नवंबर 2022 में हिंद महासागर रेम एसोसिएशन इक्रो की परिषद की 22वीं बैठक निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई। ढाका, नई दिल्ली, माले या एब्रोन मॉरिशस। तो ये बैठक मित्रों आयोजित हुई ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट 145 देखते हैं क्या है, कौन सी सही सुमेलित है ये बताना है। पुस्तक है और द ओपिनियन ट्रॉफी खुशवंत सिंह, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायगलन, या द हेरोबी फैक्टर गुरजीत सिंह। तो इनमें से कौन सी पुस्तक सही है। तो मित्रों इनमें से सारी पुस्तकें सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। नागरिकों, उद्योग तथा सरकार के समीप लाने विषय वस्तु में ई गवर्नेंस की 25वीं राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 में कहाँ पर हुआ। ए कटरा जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, पुणे, गांधीनगर। तो ये मित्रों हुआ है कटरा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट 147 देखते हैं क्या है 147। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी गई है। ए नीलगिरी तहार, हिमालयी बकरी, हिमालयी याक, यह हिमालयी बारहसिंगा। तो FSSAI ने किसे दी है मित्रों, ये दी है हिमालयी याक को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। भारत में डोपिंग के खतरे को रोकने हेतु भारत के पहले पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। ऑप्शन ए जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद। तो कहाँ पर होगी मित्रों, अहमदाबाद में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। नवंबर 2022 में नवंबर 22 से दिसंबर 22 के मध्य वाराणसी में आयोजित काशी तमिल समागम में आयोजन किस मंत्रालय के सहयोग से संस्कृति, शिक्षा, गृह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो वो सम्मेलन का आयोजन किया गया था मित्रों शिक्षा मंत्रालय के समागम से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले 17वें भारत प्रवासी सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान आर्ले इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। इनमें से सत्य कथन बताना है मित्रों। तो यहाँ पर मित्रों पहला कथन तो पूर्णतः सत्य है और गुयाना के राष्ट्रपति ही भारतीय 17वें प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो यानी दूसरा भी कथन सत्य है। ऑप्शन होगा हमारा सी बिल्कुल सही। तो मित्रों इस तरह आज हमने ध्येय IAS संस्थान का पेपर संख्या 9 सॉल्व किया जो हमारा ज्योग्राफी बेस्ड था। शेष प्रश्नों को, शेष मॉडल पेपरों को भी हमारे चैनल में सॉल्व किया जाएगा और आपके पास शीघ्र ही नोटिफिकेशन और सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन क्लिक करना है। ठीक है, इसके साथ ही आपको इसका PDF हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा जिससे आप इसका PDF डाउनलोड करके स्वयं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मित्रों। तो आप इस पेपर को हल करिए और अपने आने वाले UPPCS के एग्ज़ाम के लिए तैयार और प्रिपेयर अच्छी तरह हो जाइए। ओके मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद।